हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मैं साइंस के लेक्चर को आपके समक्ष लाया हूं और साइंस के लेक्चर में दोस्तों फिजिक्स के अंतर्गत आपका मेजरमेंट यूनिट एंड डायमेंशन के पूरी टॉपिक, पूरा सिलेबस को हकीकत ज्ञान से बता दिया गया है और एक क्वेश्चन सेशन भी लाया गया था। जो क्वेश्चन सेशन लगभग 40 क्वेश्चनों का सीरीज था, जिसका जवाब आप लोगों ने बखूबी कमेंट सेक्शन में दिया है। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल को सॉल्व करके भी उसका जवाब दिए हैं। ऐसे बच्चे जो इतना ज़्यादा सक्रिय होते हैं जल्दी सफल होते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं अदिश और सदिश के बारे में बातें करूँगा, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बातें करूँगा और पूरी कॉन्सेप्ट को मैं हकीकत ज्ञान से कंप्लीट कराऊँगा। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखें, तभी जाकर आप रेडियो ऑपरेटर सहित भारत के हर वनडे एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन का, जहां साइंस से क्वेश्चन आता है, उसके सारे क्वेश्चन को देने में आप सक्षम रहेंगे। यदि यह क्वेश्चन सदी अदिश से बनता है आप सारे क्वेश्चन को दे दीजिएगा। और वैसे भी दोस्तों, जनरल जानकारी के लिए हमें सदिश अदिश का ज्ञान होना ही चाहिए। इस वीडियो में सदिश और अदिश से रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट, जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब का विधिवत हकीकत ज्ञान से, यानी कोई रटा रटाएगा नहीं, हकीकत ज्ञान से चर्चा किया गया है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके लिए मैंने थोड़ी सी भी मेहनत की है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एंड साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं और लाइक और कमेंट अवश्य करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चर्चा करते हैं सदिश अदिश की पूरी कॉन्सेप्ट को। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सदिश और अदिश राशि पहले के वीडियोज में भी बताया जा चुका है, लेकिन जैसा कि आपके सिलेबस में सदिश और अदिश डायरेक्ट मेंशन किया गया है, टॉपिक के रूप में दिया गया है, इसलिए जाहिर सी बात है कि उसके फुल कॉन्सेप्ट को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अपने वीडियोज़ को हटाते हैं और सीधे डेटा। तो दोस्तों, मैं इस सेशन को थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करूंगा, ताकि क्योंकि यह सारा चीज़ पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है, और तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे डीपी मनी स्टडी चैनल में जाकर उसका अलग से रेडियो ऑपरेटर के साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर सारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ को देखें और उसके आगे समझ में अच्छे से आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको अदिश राशि में, अदिश राशि जिसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि में हमें बताया था VS सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, तो क्या जानकारी हमें पहले मिली थी। यह मिली थी कि मैंने बताया था कि अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी वह होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, यानी केवल मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड बोले तो दोस्तों, मैग्नीट्यूड बोले तो आंकिक मान, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया चुके हैं। आंकिक मान, मैग्नीट्यूड का मतलब दोस्तों आंकिक मान, जैसे 1, 2, 3, यानी किसी भी राशि का केवल मान यानी परिमाण का ही जानकारी हमें अदिश राशि में मिलती है। और सदिश राशि में दोस्तों, सदिश राशि में जैसा कि आपको पूर्व ज्ञात होगा, बताया जा चुका है कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान मिलता है हमें, यानी मैग्नीट्यूड तो होता है, यानी आंकिक मान 1, 2, 3 ये सब तो होता है, साथ में उसका डायरेक्शन भी गिवन होता है। डायरेक्शन का मतलब दोस्तों उसके अस्तित्व कहीं ना कहीं किसी से लिंक्ड रहती है, जो हमें किसी दिशा को बोध कराती है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं दूरी वर्सेज विस्थापन। दूरी वर्सेज विस्थापन, तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति या कोई एक लड़का जो यहाँ से चलकर 4 मीटर की दूरी तय करता है और यहाँ तक आता है, 4 मीटर दूरी का, फिर जाकर उसने राइट टर्न घूमा और 3 मीटर की दूरी यहाँ तक आया, यानी यहाँ तक डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए उस बच्चे ने क्या किया, 4 मीटर पहले पूर्व दिशा में गया, फिर 3 मीटर नीचे आया, तब जाकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचा। ये एग्जाम्पल के लिए बताया गया दोस्तों। तो अगर पूछा जाएगा कि टोटल दूरी इसमें कितनी है, तो आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए इसे। ये क्या है, 4 + 3, यानी 4 + 3 कितना हो गया दोस्तों, 7 मीटर। तो कुल दूरी हमारी निकल गई कितना, 7 मीटर। यह हमारी दूरी को इंगित करता है। तो दोस्तों इस दूरी को निकालने में क्या हम किसी निश्चित दिशा का हमने ध्यान दिया, किसी निश्चित दिशा के बारे में सोचा? नहीं दोस्तों,
इस दूरी को निकालने के लिए हम सीधे सीधे मैथमेटिकल जोड़ जो होते हैं 4 + 3 जोड़कर 7 मीटर निकाल दिया। यानी अदिश राशि का जो जोड़ होता है या जो भी घटाना होता है वो सीधे सीधे हम जोड़ देते हैं, जैसे नॉर्मल मैथमेटिकली तरीक़ा से हम किसी अंक डिजिट को जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों सदिश राशि की बात अगर की जाए तो उसका क्या होगा, तो देखिए इस दूरी को मैंने सीधे सीधे जोड़ दिया, लेकिन यदि पूछा जाए विस्थापन क्या होता है, तो दोस्तों साइंस के हिसाब से विस्थापन की परिभाषा हम जानते ही हैं कि किसी वस्तु का जो प्रारंभिक पॉइंट होता है और अंतिम पॉइंट होता है, तो किसी वस्तु की या किसी पदार्थ का प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी कौन होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है न्यूनतम दूरी यह होगा। तो इस न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, इस न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। यह न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज का नियम, क्योंकि यह कर्ण की तरह आपको देखने में लग रहा होगा। यह दूरी हमें ज्ञात करने के लिए यह न्यूनतम दूरी दोस्तों है, यह दूरी नहीं, ये न्यूनतम दूरी कहने का मतलब है कि यह सबसे नज़दीक दूरी है, इससे नज़दीक दूरी कोई होगी ही नहीं। तो यह हमें ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, जो कर्ण की तरह है। तो क्या होता है कर्ण ज्ञात करने के लिए दोस्तों, कर्ण अगर ज्ञात करने की बात करते हैं तो क्या हम करते हैं कि कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हमारा 4 का स्क्वायर हमारा क्या होगा दोस्तों 16, 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9, इस तरीक़ा से 25 से बाहर आकर दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा 5, यानी हमारा विस्थापन क्या आया 5 आया, 5 मीटर। यानी दोस्तों विस्थापन में हमें एक मैग्नीट्यूड मिल गया जो कि कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। अब हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो दोस्तों ये अंतिम पॉइंट और प्रारंभिक पॉइंट ये निश्चित बिंदु है या नहीं है ना, यानी एक किसी निश्चित दिशा को ये प्रदर्शित कर रहा है ना, यह निश्चित दिशा को चूँकि प्रदर्शित कर रहा है, यानी हो ना हो ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बोध करा रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बोध करा रहा है। अतः विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। दूसरा उदाहरण हमने प्रीवियस वीडियो में दोस्तों बताया था ऊर्जा और बल का। तो मैंने बल में क्या बताया था, जैसे देखिए दोस्तों यह एक बंदा है, ये कर क्या रहा है, एक सीढ़ीनुमा स्थान पर, सीढ़ीनुमा यह स्थान है, ये जमीन है, स्थान है सीढ़ीनुमा, ये चिकना है दोस्तों, और इस पर ये एक दरवाज़ा या अब जो इसे मान लें एक गुटका है, उस पर फोर्स इधर लगा रहा है, बल लगा रहा है दोस्तों। जब यह इधर बल लगा रहा है तो क्या यह वस्तु इधर ही जाएगी या ऊपर उड़ जाएगी या नीचे धंस जाएगी, बताइए। तो आपका जवाब सही रहा दोस्तों, आप कह रहे हैं कि जिधर फोर्स लगा रहा है, जिधर फोर्स लगा रहा है उधर ही वस्तु का विस्थापन भी होगा, यानी जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही विस्थापन भी होगा, उधर ही वस्तु क्या होगी जाएगी, यानी जिधर बल लगा उधर ही विस्थापन हुआ। यानी जाहिर सी बात है कि यह मान लीजिए कि हमने 5 न्यूटन का बल लगाया, यानी हमें एक परिमाण मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया 5 न्यूटन का, और साथ साथ में एक निश्चित दिशा में जाता है, यानी डायरेक्शन का भी ज्ञात हो गया। अतः दोस्तों बल भी मिल गया और डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गया, और यही तो परिभाषा कहता है वेक्टर क्वांटिटी का, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, यानी बल एक सदिश राशि है। और बात करते हैं ऊर्जा की, तो कार्य करने की क्षमता को दोस्तों ऊर्जा कहते हैं, यानी हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता जहाँ से प्राप्त होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। इस पूरे वाक्य में कहीं से भी किसी दिशा का ज्ञात हो रहा है दोस्तों, किसी भी दिशा का ज्ञात हो रहा है नहीं हो रहा है, अतः ऊर्जा एक अदिश राशि है। इस 2 उदाहरण से आप सदिश अदिश के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट में देखा गया, तो नेक्स्ट है हमारा सदिश का निरूपण। दोस्तों माफ करिएगा, सदिश द में छोटी का मात्रा होता है, यहाँ पर आप छोटी का मात्रा समझ लीजिएगा, सदिश का निरूपण। तो सदिश का निरूपण देखते हैं दोस्तों। सदिश का निरूपण का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए ए एक बल है, तो सदिश के निरूपण में क्या करते हैं कि पहले कोई अक्षर रहता है, यानी कोई कैरेक्टर होता है, उसके ऊपर एक तीरनुमा चिन्ह बनाते हैं जो एक वेक्टर की पहचान है। अगर तीरनुमा चिन्ह लगा तो समझ लीजिए कि ये वेक्टर यानी सदिश है, इसका निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। तो पहला रिप्रेजेंटेशन ये हुआ। अब मान लीजिए कि कोई फोर्स हमारा इधर की तरफ लग रहा है जो वेक्टर एच से डिनोट कर रहे हैं, किसी फोर्स को वेक्टर एच डिनोट कर रहे हैं जो इधर की तरफ लग रहा है।
दूसरा हम बल मानते हैं वेक्टर बी है जो किधर की तरफ कार्य कर रहा है दोस्तों, एक नीचे यानी पूरब और दक्षिण की तरफ कार्य कर रहा है। ये दिशा अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, इधर पूरब है और ऊपर उत्तर है, तो इसको क्या कहेंगे, पूरब उत्तर। और इसकी दिशा अगर ज्ञात करना हो दोस्तों तो सीधे सीधे आप ऐसे माफ करिएगा, सीधे सीधे ऐसे चतुर्भुज खींच लिए, और यह क्या कर रहा है, न इधर जा रहा है और न इधर जा रहा है, इसके बीच में जा रहा है, इसलिए नीचे को दक्षिण कहते हैं, इधर को पूरब कहते हैं, यानी दक्षिण पूर्व की तरफ हमारा बल लग रहा है। तो दोस्तों अब फिर देखते हैं, इसको समझते हैं। तो दोस्तों हम मानते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पर है, इस वस्तु पर हम दो बल लगा रहे हैं, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर दो बल लगा रहे हैं। कौन सा बल, एक इधर एक इधर एक बल लगा रहे हैं, और एक नीचे की तरफ यानी जो बी को दर्शा रहा है इधर बल लगा रहे हैं, यानी ये है वेक्टर ए और नीचे वाला है वेक्टर बी, ये बल हम लगाए हैं। तो दोस्तों इस पर जो बल लगेगा एक इधर की तरफ लगेगा, एक नीचे इधर की तरफ लग रहा है, यानी इस पर जो इफेक्ट पड़ेगा ये न इसके बराबर होगा और न इसके बराबर होगा, हो ना हो ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, हो इधर और इधर बल लगाने के कारण यह वस्तु की लगभग इधर की तरफ जाएगा। यह बल जो अभी हमने दर्शाया है इसी को हम कहते हैं परिणामी बल, यानी रिजल्टेंट फोर्स। परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स, यानी जब किसी पर एक से अधिक कई बल लग रहा हो तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक परिणामी होगा, और वह परिणामी बल को ही हम कहते हैं परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। तो दोस्तों देखते हैं कि यह जो बल लग रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी को दर्शा रहा है, और यह किसी वस्तु पर लग रहा है। तो देखिए इसका योग परिणामी कैसे निकालते हैं, इसका कैसे योग करते हैं, यानी सदिशों का योग यानी वेक्टर्स एडिशन कैसे योग करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको हमने क्या किया है, ये वेक्टर ए है यानी ए बल लग रहा है, तो देखिए सीधे सीधे जिस दिशा में लग रहा है वो वहाँ मैंने दर्शा दिया। और फिर इसका दो सिरा, एक हमारा होता है टेल और एक होता है हमारा हेड, और दूसरा बल हम उसके हेड से जोड़ते हैं और दूसरे वाले के टेल से, यानी ये आकर हमारा ऐसे है जिस दिशा में उसे मैंने जोड़ दिया, यानी इसका हेड इधर चला जाएगा, इसके हेड से इसका टेल जाकर जो है, टेल का मतलब दोस्तों पूंछ होता है, हेड का मतलब सिरा होता है। तो इस तरीक़ा से हुआ। परिणामी हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो पहला बिंदु रहता है जहाँ से गया रहता है उसके टेल से उसके हेड की तरफ एक लाइन खींच देते हैं, यही परिणामी बल हमें कहलाता है। यही हमारा क्या है, परिणामी है, इसी को कहते हैं रिजल्टेंट, यही हमारा है रिजल्टेंट, यानी परिणामी इसको कह सकते हैं। परिणामी जो हमने इस परिणामी को किससे प्रदर्शित किया है, वेक्टर आर से प्रदर्शित किया है। तो हमारा इसका योग, हम सदिशों का योग सीधे सीधे नहीं करते हैं, ऐसा हमने अतीश में देखा दूरी को ज्ञात करने के लिए, तो सीधे सीधे हमने क्या किया था, 4 और 3 को जोड़ दिया था 7, लेकिन उसको ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का नियम लगाया था। तो यहाँ पर हमारा लगेगा ट्रायंगल लॉ, यहाँ पर कौन सा लगेगा, ट्रायंगल लॉ। और ट्रायंगल लॉ का मतलब दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इसका परिणामी हमारा क्या निकला, वेक्टर आर। तो इसका इस ट्रायंगल ये वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मॉडुलस ऑफ आर का मतलब हुआ, मॉडुलस का मतलब क्या मैंने बताया दोस्तों, मापांक, माने जो मापा गया है वो अंक में कितना है उसी को वेक्टर आर। तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो पहली बात माड में हम इसको माड में लिख देते हैं, इस माड में लिख देते हैं और कहते हैं माड ऑफ आर का मतलब हुआ दोस्तों मॉडुलस ऑफ आर, यानी मापांक या परिमाण या आंकिक मान। यहाँ से क्या निकलता है, आंकिक मान। आंकिक मान बोले तो यह मान, दिशा नहीं निकलता है बल्कि आंकिक मान निकलता है यहाँ से। इसके सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, ये रूट ए का स्क्वायर होता है दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर है, माफ करिएगा, ये टोटल रूट में है, ये हमारा होगा जो वेक्टर ए है इसके परिमाण का स्क्वायर। कहीं भी माड दिख जाए तो समझिए वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, यानी हमारे ए का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा ना। मान लीजिए कि इस ए का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, इस बी का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, माफ करिएगा 5 न्यूटन है। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन नहीं, इसको हम 4 न्यूटन मान लेते हैं, इसको हम 3 न्यूटन मान लेते हैं।
और मानते हैं इन दोनों बलों के बीच जो कोण है वो 90 डिग्री का है। क्या है दोस्तों? 90 डिग्री के एंगल पर यह हमारा दोनों बल लग रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप रखिएगा क्या, यहाँ पर आप रखिएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पर रखिएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 2 × 3 × 4 और यहाँ पर होगा cos 90 और cos 90 का मान दोस्तों क्या होता है? 0। तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा बचेगा 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर यानी 9 और 16 9 25 यानी बाहर आकर क्या होगा? 5। और दोस्तों पीछे हमने दिखाया ही था। दोस्तों समझ में नहीं आया तो मैं आगे के पेज पर आपको इसको विस्तार से बताऊंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि सदिश का निरूपण कैसे होता है। तो उसको कोई हम अक्षर लेते हैं, उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। मान लीजिए कि यह बल, हमने 2 बल लिया, किसी वस्तु पर लग रहा है। मान लीजिए यह बल एक इधर की तरफ और इधर की तरफ, ये हमें वेक्टर ए को डिनोट कर रहा है, ये वेक्टर बी को डिनोट कर रहा है। तो इधर लग रहा था, ये वस्तु के परिणामी यह होगा जो हम इसमें आपको प्रदर्शित करके दिखाएं कि कैसे जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? तो एक हम वेक्टर ले लिए और उसके हम हेड से दूसरे के टेल को जोड़ते हैं, जोड़ दिए और अंत का जो हमारा हेड दिखेगा और इसका जो हमारा टेल रहेगा उसको एक लाइन के द्वारा खींच देंगे और दिशा हमारा हमेशा किधर की तरफ रहेगा? जिधर हेड आया उधर की तरफ ही उस बल की दिशा रहेगी। तो इस तरीके से हम एडिशन त्रिभुज के द्वारा दिखा दिए। लेकिन निकालते कैसे उसका मैग्नीट्यूड? तो इस सूत्र से निकालते हैं। कैसे? तो माड ऑफ ए स्क्वायर प्लस माड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 × माड ऑफ ए × माड ऑफ बी। माड बोले तो परिणाम, माड बोले तो परिणाम नहीं, परिमाण। परिमाण का मतलब दोस्तों यही आंकिक मान, यानी आंकिक मान को रखते हैं तो हमें रिजल्टेंट का भी आंकिक मान प्राप्त होता है। दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट पेज को समझते हैं। दोस्तों आइए अब हम और अच्छे से और विस्तृत तरीके से समझते हैं वेक्टर को, यानी एक सदिश का हमें क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, ताकि हम किसी भी सवाल को, किसी भी न्यूमेरिकल को या किसी भी बल को या किसी भी सदिश राशि को एक अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ करते हैं। तो आइए देखते समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने हमें सदिश में छोटी की मात्रा होता है दोस्तों, तो वैज्ञानिकों ने कैसे हमें 3 दिशा में देखिए दोस्तों बताया। देखिए आप सभी को ज्ञात होगा कि हम किसी पेज पर अगर हम अक्ष को दिखाते हैं तो इधर की तरफ एक्स अक्ष को दिखाते हैं और ऊपर की तरफ हम वाई अक्ष को दिखाते हैं। तो एक्स अक्ष हमारा जो होता है इधर हो गया और वाई अक्ष हमारा ऊर्ध्वाधर की तरफ होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक प्लेन पर दर्शाए हैं। अगर हम बात करते हैं कि जेड अक्ष क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये हमारा शरीर जो है ये वाई अक्ष है, ठीक है, और ये हमारा बाँह जो है ये एक्स अक्ष को दिखा रहा है। तो जेड अक्ष क्या है? ये जो पेन दिख रहा है ऊपर की तरफ लंबावट, ये हमारा जेड अक्ष है, या नीचे की तरफ हमारे अंदर की तरफ जो होगा वो हमारा जेड अक्ष है। ठीक है, ये इसको त्रिविमीय कहा जाता है ना, 3 डायमेंशनल कहा जाता है। 3 डायमेंशनल में ही 3D यानी पूरी चीज़ हमारा लोकेशन पता चल जाता है। नहीं तो 2 डायमेंशन में क्या होगा, तो हम दीवार से चिपक जाएंगे एकदम, उसे 2 डायमेंशन कहते हैं। लेकिन हमारा भाग दीवार से कुछ बाहर निकला हुआ है कि नहीं, यानी हम एक्स अक्ष की तरफ भी है, वाई अक्ष की तरफ भी है, थोड़ा सा जेड अक्ष की तरफ भी है। नहीं तो दो ही अक्ष होता है तो हम पूरा चिपक गए होते हैं, जैसे कोई आयत, जैसे कोई वृत्त। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो एक सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम हमें 3 अंग की जरूरत पड़ती है, वही 3 अक्ष की जरूरत पड़ती है। वही हमारा 3 अक्ष क्या है दोस्तों? हमारा 3 अक्ष है एक्स, वाई और जेड। लेकिन इसका निरूपण कैसे करते हैं सदिश में? तो सदिश में दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई बल लगाया ऊपर की तरफ 5 न्यूटन, इधर की तरफ हमने 2 न्यूटन लगाया। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है, ये किसी दिशा को नहीं दर्शा रहा है, ये किसी दिशा को नहीं व्यक्त कर रहा है। लेकिन यह दिशा को कैसे व्यक्त करेगा? जब इसके साथ ऊपर क्या है, ऊपर वाई को हम जे मानते हैं, आई के तरफ एक्स को हम आई से डिनोट करते हैं और जेड की तरफ हम के से डिनोट करते हैं। यानी यह बल हमें ऊर्ध्वाधर लगा है, यानी वाई अक्ष की तरफ लगा है, इसलिए इसमें जब हम 5J का लगा देंगे तो हमें दिशा का भी ज्ञात हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि एक्स की तरफ जो बल लगता है उसे आई से दर्शाते हैं, वाई के लिए जे से लगाते हैं। तो बल ही नहीं, कुछ भी हो, लेकिन बल हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि बल ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। और वाई अक्ष की तरफ जो हमारा राशि होगी उसको जे से डिनोट करते हैं और जे की तरफ के से डिनोट करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए 5 न्यूटन का हमारा बल लगा है,
तो चलिए भैया 5 न्यूटन का लगा है। लेकिन अगर ये केवल हमें परिमाण को बता रहा है, परिमाण को, मैग्नीट्यूड को, ये किसी दिशा को नहीं व्यक्त कर रहा। लेकिन अगर हम कह दें कि 5J न्यूटन का हमारा बल लग रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि 5 न्यूटन का तो बल लग ही रहा है। लेकिन सर जी हमें क्या बताए थे, सर यानी अभी आपको जो भी बताया हो कि जे जो होता है वाई अक्ष को डिनोट करता है, यानी यह जो बल लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी ऊपर की तरफ लग रहा है। यानी जे लगाते ही हमें दिशा का ज्ञात मिल गया कि नहीं मिल गया। हमने जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2 न्यूटन का बल लगा है दोस्तों, 2 न्यूटन का बल लगा है, तो 2 न्यूटन का बल जो लगा है वो किधर लगा है हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमको रिप्रेजेंटेशन में बता दिए हैं, निरूपण में बता दिए हैं कि हम 2 के साथ हम आई लगा दिया, कह दिए 2I का हमारा बल लग रहा है। तो आपको पहले से हमने बता दिया है, रटवा दिया है या समझा दिया है कि आई जो लगेगा वो एक शब्द को मानेंगे, वैज्ञानिकों ने इससे मान लिया, लिख दिया। तो हम क्या समझ जाएंगे, 2I का मतलब हम समझ जाएंगे कि हमारा हो ना हो बल इस दिशा की तरफ लगा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2I लिख देंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों। वैसे जे का मतलब IJ हो गया, और के का मतलब हमारा हुआ, मान लीजिए कि हमने कहा कि 7 न्यूटन का बल लगा है, तो आप समझ नहीं पाइएगा किधर लगा, लेकिन हम कह देंगे 7K। तो चूँकि हम पहले बता चुके हैं कि के का मतलब ये होगा कि जेड डायरेक्शन में वो चीज़ कार्य कर रहा है, तो 7K का मतलब आप समझ जाइएगा या तो अंदर की तरफ ऊपर की तरफ काम कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब -7K करते तो क्या होता है, अंदर की तरफ हमारा वो कार्य कर रहा है। मान लीजिए बल है तो अंदर की तरफ वो बल कार्य कर रहा है। वैसे ही मान लीजिए कि हम -5J लिख दिए, इसका मतलब क्या आपको समझ में आया दोस्तों। ये तो समझ गया कि 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन का बल लगा है, लेकिन वो किधर लगा है, वो वाई जे बता रहा है कि हमारा जे बता रहा है कि वाई अक्ष की तरफ लगा है, लेकिन माइनस क्या बता रहा है कि माइनस की तरफ। आप जानते ही हैं कि ऊपर पॉजिटिव, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि ऊपर न लगकर बल्कि किधर की तरफ लग रहा है हमारा बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। बात समझ में आया दोस्तों, मज़ा आ रहा है दोस्तों। यदि आपको मज़ा आ रहा है तो इतना लेट क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। और दोस्तों कम से कम हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 सब्सक्राइबर विदिन 2 डेज हो जाए दोस्तों। हमारे इस मेहनत के लिए आप प्लीज़ कोशिश करें कि 2 दिन में 100 सब्सक्राइबर हो जाए। अभी 56 सब्सक्राइबर हुए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अच्छे से फिर समझते हैं। कोई एक वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। एक बल इधर काम कर रहा है जिसका नाम हमने मान लिया कि 3 न्यूटन बल इधर कार्य कर रहा है, और ऊपर की तरफ हमारा बल एक कार्य कर रहा है जो 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, और इसके लंबवत यानी जस्ट लंबवत ऊपर खड़ा की तरफ हमारा 6 न्यूटन का एक बल कार्य कर रहा है। तो दोस्तों हम मान लीजिए आप मान लीजिए कि वैज्ञानिक हो, और मैं बताता हूँ हकीकत ज्ञान से समझते हैं और खुद ही हम डिराइव करते हैं, ये नहीं कि लिखा लिखाया चीज़, खुद ही डिराइव करते हैं। मान लीजिए कि आप एक वैज्ञानिक हो, हमने परिमाण को दिखा दिया भैया कि ये मान लीजिए एक अक्ष की तरफ 3 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का, इसके जस्ट लंबवत एंड खड़ा हमारा 6 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए IJK हमने ले लिया और हमने इंगित कर दिया कि इसको अगर हम कह दें कि 3I का बल इधर काम कर रहा है, इसका मतलब हम ये समझ लेंगे कि I का मतलब x अक्ष की तरफ, यानी हम समझ लेंगे 3I कहीं दे दिया, इसका मतलब अब क्या समझिएगा, आप समझ जाइएगा कि x अक्ष की तरफ 3 न्यूटन का बल हमारा काम कर रहा है। दिशा का ज्ञात हो गया कि नहीं है, I लगाते हो गया ना। इसलिए यह सदिश को निरूपण करने का एक जरिया है। इसको हम x अक्ष की तरफ है जिसको 3I कहेंगे, ये y अक्ष की तरफ है तो इसको हम 5I कहेंगे, z अक्ष की तरफ है तो z को हम k से डिनोट करते हैं तो इसे 6K कहेंगे। दोस्तों इसको कैप से डिनोट करते हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा हमेशा इसमें कैप रहता है जो एक सदिश का वो है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस टोटल पर कितना बल कार्य कर रहा है इस बिंदु पर, तो हमारा तीनों बल काम कर रहा है। एक 3I ऊपर राइट साइड और 5J हमारा ऊपर की तरफ, और इधर लंबवत हमारा 6K काम कर रहा है। टोटल अगर बल की बात करिएगा तो हमारा टोटल बल हमारा वेक्टर F बराबर क्या होगा, 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप, यह टोटल हमारा बल कार्य कर रहा है।
इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आया कि किसी बिंदु पर अगर 3 दिशा में बल लग रहा हो तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो 3I5J 6K। यह क्या ज्ञात है, यह ज्ञात है कि 6 न्यूटन का बल हमारा लग रहा है किधर की तरफ, लंबवत लग रहा है, यानी जेड अक्ष की तरफ। ये हमें डिनोट कर रहा है वाई अक्ष की तरफ, यह डिनोट कर रहा है हमारा ई अक्ष की तरफ। अब दोस्तों देखिए, मान लीजिए यह हमें दिशा का भी ज्ञात करने लगा, और तो यह सदिश राशि है। सदिश राशि का निरूपण हमारा समझ में आ गया, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञात हो, दिशा का ज्ञात हमारा ये सब करवा रहे हैं। दोस्तों अगर हमें एफ का मैग्नीट्यूड पूछते हैं कि वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो किसी का भी मैग्नीट्यूड या मॉडुलस निकालने के लिए सर्वप्रथम इसको हम एफ माड के रूप में लिखते हैं, और इसको मॉडुलस निकालने के लिए हमें ये तो दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। क्या करते हैं, रूट में लिखेंगे और इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका वर्ग करके योगफल कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 25 प्लस 6 का 36, जोड़िएगा तो ये होगा हमारा 70, यानी √70 न्यूटन का बल इस पर परिणामी बल हमारा काम कर रहा है, √70। ठीक है दोस्तों, √70 का बाहरी मान निकालिएगा, जो मान आएगा वही हमारा न्यूटन का बल इस पर कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ गए कि किस प्रकार से निरूपण करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी हम देखेंगे सदिश गुणन, यानी कोई सदिश है, मान लीजिए ये बल ही एक सदिश राशि का मानते हैं, वेक्टर एफ है, यह वेक्टर एफ है। इस वेक्टर एफ में हम गुणा करते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है, इसको कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी वेक्टर एफ में हम गुणा करने चल रहे हैं। तो इसके लिए हम कुल 3 कैटेगरी में इसको डिराइव करते हैं दोस्तों। पहला विथ नंबर, पहला है हमारा विथ नंबर, यानी नंबर के साथ अगर हम गुणा करेंगे तब हमारा क्या होगा, उसको विथ नंबर। मान लीजिए वेक्टर एफ एक सदिश है, वेक्टर एफ एक क्या है, सदिश है। इसमें हम गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो कुल 3 कंडीशन होते हैं दोस्तों। विथ नंबर, या तो हम किसी नंबर से इसमें गुणा कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि विथ स्केलर किसी अदिश राशि से इसमें गुणा करेंगे तब क्या होगा, और विथ वेक्टर किसी सदिश से इसमें गुणा करेंगे तब क्या होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। विथ नंबर, अगर विथ नंबर के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो मान लीजिए ये वेक्टर एफ है हमारा, क्या है, वेक्टर एफ है। इस वेक्टर एफ में हम किसी नंबर 2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, किसी नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोस्तों मल्टीप्लाई करते ही ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वेक्टर एफ का कोई अपना मैग्नीट्यूड रहा होगा, वो मैग्नीट्यूड दोगुना हो जाएगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड दोगुना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड दोगुना हो जाएगा। लेकिन इसके नेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, देखते हैं नेचर क्या रहेगा, इसके नेचर क्या रहेगा इस वेक्टर का, यहाँ पर देखते हैं नेचर क्या रहेगा इस वेक्टर का। तो दोस्तों अभी भी मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा 2f यानी उसका मैग्नीट्यूड भले दोगुना हो जाएगा, लेकिन यह हमारा अभी भी वेक्टर ही रहेगा। वेक्टर का मतलब अभी भी ये सदिश राशि ही रहेगा, न कि अदिश में बदल जाएगा, यानी अभी भी वेक्टर ही रहेगा। और यह वेक्टर किस डायरेक्शन में रहेगा, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी सेम डायरेक्शन, यानी इसका डायरेक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई 2 न्यूटन का बल हमने लगाया था, 2 न्यूटन का बल लगाया था किसी एक डायरेक्शन में, और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये न्यूटन क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन में बदल जाएगा, यानी बल तो तेजी हो जाएगा लेकिन दिशा हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, यानी सेम डायरेक्शन, यानी दिशा में कोई भी चेंजिंग देखने को हमें नहीं मिलेगा। यही इस बात की पुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, 2 न्यूटन करते हैं। लेकिन अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि डायरेक्शन तो सेम होगा, लेकिन और देखा जाए कि ये वेक्टर क्या रहेगा, वेक्टर जो है हमारा बल, वह बल क्या चेंज हो जाएगा ना, वेक्टर बल है तो वो बल ही रहेगा, यानी सेम वेक्टर रहेगा। यानी वेक्टर हमारा यानी सदिश राशि हमारा अगर बल है तो वो बल ही ना रहेगा, यानी वेक्टर भी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब देखते हैं विथ स्केलर। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विथ स्केलर, यानी कोई वेक्टर एफ है, विथ स्केलर यानी किसी अदिश से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं डेल पी की या हम संवेग की, तो वेक्टर डेल पी बराबर क्या होता है दोस्तों, वेक्टर डेल पी बराबर होता है वेक्टर एफ
इंटू वेक्टर एफ इंटू डेल टी। दोस्तों ये संवेग हमारा क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि हमारा जो बल होता है वो हमारा संवेग परिवर्तन के दर को हम बल कहते हैं। आपको पता है या नहीं पता है तो चलिए थोड़ा सा डिराइव कर देते हैं। एफ बराबर क्या होता है, डेल पी बटा डेल टी। वेक्टर इसको मान लेते हैं वेक्टर एफ बराबर वेक्टर डेल पी अपन डेल टी। तो दोस्तों समय एक अदिश राशि है, इसीलिए इस पर कोई हम वेक्टर नहीं लगाए हैं। संवेग एक सदिश राशि है और बल एक सदिश राशि है। तो ये कैसे होता है, तो चलिए आप डिराइव करते हैं। दोस्तों ये कैसे होता है, तो देखिए एफ बराबर आप सबको पता है कि यम इंटू ए होता है यानी द्रव्यमान बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। आप सबको पता है कि ये त्वरण वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन, मान लीजिए कि पहले वेग हमारा u था, बाद में v हो जाएगा, तो परिवर्तन क्या हुआ, v माइनस u हुआ। वेग परिवर्तन की दर को, दर का मतलब क्या होता है, बटा टाइम से भाग करिए तो दर हमारा निकल आ जाएगा। यानी वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ये त्वरण की परिभाषा है, क्या है, v माइनस u यानी वेग परिवर्तन बटा समय, यानी एकांक समय में जो हमारा वेग में परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। तो इस परिभाषा से हमारा v माइनस u अपन t होगा। दोस्तों आपको नेक्स्ट चैप्टर में यह बताया जाएगा, तब वो और क्लियर होगा। तो अगर यम से अंदर गुणा करते हैं तो यम भी माइनस यम यू आया, यम भी माइनस यम यू बटा टी। यम भी यानी ये क्या है, संवेग है। संवेग किसे कहते हैं, संवेग आप सभी को पता होगा द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। तो यह भी एक संवेग हुआ, यम इंटू यू, यह भी वेग है, यह भी एक संवेग हुआ। ये यू हमारा प्रारंभिक वेग होता है, इसलिए ये प्रारंभिक संवेग हुआ। भी हमारा अंतिम वेग होता है, इसलिए अंतिम संवेग हुआ। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यानी संवेग में परिवर्तन ही हुआ। फिजिक्स में परिवर्तन को हमेशा डेल से डिनोट करते हैं, यानी परिवर्तन है डेल पी। कितने का परिवर्तन है, डेल पी का बटा समयांतराल, यानी ये भी किसी निश्चित समय का जो अंतर होता है उसको समयांतराल करते हैं। तो क्या बात समझ में आई कि नहीं, ये बराबर डेल पी बटा डेल टी आपने डेराइव किया कि नहीं किया। यहीं से डेल पी बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है इसलिए वेक्टर डेल पी बराबर हमारा हो जाता है वेक्टर एफ इंटू डेल टी, वेक्टर एफ इंटू डेल टी। चलिए दोस्तों पीछे देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कैसे कि डेल पी बराबर हमारा क्या हुआ, डेल पी यानी संवेग पी बराबर डेल एफ इंटू डेल टी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह भी एक वेक्टर है, यह भी एक वेक्टर है, लेकिन ये क्या है, एक स्केलर अदिश राशि है। वही लिखा हूँ सदिश गुणा में क्या लिखा हूँ कि एक सदिश का एक अदिश के साथ गुणा विथ स्केलर, यानी एक अदिश के साथ गुणा, समय अदिश राशि है ही, तब क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आपने देखा तो क्या पाया कि यह भी एक सदिश राशि है और यह अदिश राशि है। तो जब किसी सदिश का अदिश में गुणा किया तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त मिला, हमें एक सदिश राशि ही मिला। यानी अगर इसके नेचर को लिखा जाए तो हमें क्या मिलेगा, इसकी नेचर, तो हमें वेक्टर ही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, सदिश राशि ही मिलेगा कि नहीं। एक सदिश का एक अदिश का विथ स्केलर, क्या मतलब ये हुआ कि एक सदिश का हम किसी अदिश से गुणा करेंगे, विथ स्केलर का मतलब अदिश से गुणा करेंगे तो हमें एक सदिश ही प्राप्त होगा, यानी वेक्टर ही मिलेगा। और यह वेक्टर क्या सेम रहेगा, अब इसके नेचर बताइए, वेक्टर सेम है, ये वेक्टर बल है, ये वेक्टर संवेग है, नहीं सेम नहीं, यानी यह सेम नहीं, डिफरेंस वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, डिफरेंट वेक्टर। क्या मिलेगा, वेक्टर तो मिलेगा लेकिन वेक्टर क्या रहेगा हमारा, डिफरेंट रहेगा। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात किया जाएगा दोस्तों तो डायरेक्शन हमारा सेम ही रहेगा। हमारा संवेग में परिवर्तन का जो डायरेक्शन होगा वो सेम रहेगा, यानी हमारा मिला सेम डायरेक्शन। क्या हुआ, सेम डायरेक्शन। और यहाँ पर हमें क्या मिला, डिफरेंट वेक्टर, यानी वेक्टर तो बदल गया। यहाँ पर बल वेक्टर था, अगर किसी अदिश से मैंने गुणा किया जो समय है वो वेक्टर को चेंज कर दिया, संवेग बना दिया, यानी डिफरेंट वेक्टर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और डायरेक्शन लेकिन क्या रहेगा हमारा, सेम ही रहेगा। मान लीजिए कि इधर बल लग रहा है तो संवेग में परिवर्तन जो होगा उसी की तरफ रहेगा, बल बढ़ाइएगा तो किसी निश्चित समय के अंतराल पर, यानी हमारा जो चेंज रहेगा मोमेंटम का वो हमारा सेम डायरेक्शन में रहेगा, यानी डायरेक्शन हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों विथ वेक्टर, यानी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ गुणा होगा तो क्या होगा। ये वेक्टर है ही,
वेक्टर सदिश का विथ वेक्टर यानी सदिश के साथ गुणा, यानी वेक्टर एफ है तो इसके किसी और सदिश के साथ गुणा होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों जब सदिश का सदिश के साथ गुणा होता है तो उसके दो रूप होते हैं, उसके दो रूप में दो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जिसका नाम होता है, पहले का नाम होता है डॉट मल्टीप्लिकेशन, या इसको हम डायरेक्ट कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब भी गुणा होता है, गुणनफल होता है। और दूसरे को कहते हैं दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट। एक हमारा डॉट प्रोडक्ट हुआ, दूसरा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। देखते हैं दोनों का मतलब क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कार्य और कार्य एक अदिश राशि है, लेकिन कार्य बराबर हमारा क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल यहाँ पर सदिश राशि है और विस्थापन भी यहाँ पर हमें क्या है, सदिश राशि है। माफ करिएगा, यानी यहाँ पर एक अदिश राशि प्राप्त हुई क्या करने पर, जब हम एक सदिश राशि का गुणा किए, यानी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ हमने गुणा किया तो यहाँ पर अदिश राशि प्राप्त हुआ। तो जब हमारा दो वेक्टर का गुणा करने पर अदिश प्राप्त होता है तो उसको डॉट से डिनोट करते हैं, यानी वहाँ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। बात समझ में आएगी नहीं दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। डॉट प्रोडक्ट में मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ जब दो वेक्टर का गुणा करने पर हमें एक क्या प्राप्त हो, अदिश राशि हो। आप सभी जानते हैं कि कार्य एक अदिश राशि है, जबकि बल सदिश और विस्थापन सदिश। तो कार्य बराबर आप सभी जानते हैं कि बल इंटू विस्थापन होता है, ये दोनों सदिश है। तो दोनों सदिश का गुणा करने पर अगर अदिश मिलता है तो उसको डॉट प्रोडक्ट के अंतर्गत रखते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट इसी आगे बात कर लेते हैं। तो क्रॉस जैसे दोस्तों आप जानते होंगे बल आगुण एक क्या है दोस्तों, सदिश राशि, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ वेक्टर टाउ बराबर हमारा होता है वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी हुआ, यानी हमारा दो वेक्टर का यहाँ पर हमने गुणा किया तो हमें एक अदिश राशि मिला, और यहाँ पर हमने दो वेक्टर का गुणा किया तो वहाँ पर हमें एक सदिश राशि यानी वेक्टर ही मिला। तो जब दो सदिशों का गुणा करने पर सदिश ही मिलता है तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। और जब दो सदिश का मल्टीप्लिकेशन करने पर एक अदिश प्राप्त होता है तो दोस्तों उसको हम डॉट प्रोडक्ट के अंतर्गत रखते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अलग है, दोनों के फॉर्मूला अलग है, वैज्ञानिकों ने डिराइव किया है। दोनों का फॉर्मूला क्या होती है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए, यहाँ पर अगर इसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा डब्ल्यू बराबर, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो डब्ल्यू बराबर हमारा होता है एफ डी। यह क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर एफ यानी मैग्नीट्यूड एफ डी कास थीटा, यानी कोसाइन के रूप में होता है। यहाँ पर हमारा रहेगा तो क्या होगा, एफ डी कास थीटा। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा टाउ बराबर होगा, अगर टाउ की हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो टाउ बराबर हमारा होगा एफ इंटू आर साइन थीटा। बात समझ में आई दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि यह पूरी हकीकत ध्यान से आपको बताया जा रहा है। फिर इसका रिवीजन कर देते हैं दोस्तों। हम ऊपर लिखे हैं कि सदिश गुणन यानी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी एक सदिश का जब गुणा करते हैं तो उसके 3 कंडीशन होते हैं कि जब किसी एक सदिश को एक संख्या से गुणा करेंगे तब क्या होगा। दूसरी कंडीशन कि जब सदिश को किसी अदिश से गुणा करेंगे तब क्या होगा। तीसरी कंडीशन जब उस सदिश राशि को किसी सदिश राशि से गुणा करेंगे तब क्या होगा। तो हमने क्या पाया कि जब किसी सदिश को किसी नंबर से गुणा करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगा, लेकिन वेक्टर हमारा वही सदिश रहेगा, यानी वही सेम वेक्टर यानी वही सदिश रहेगा और सेम डायरेक्शन और दिशा भी वही रहेगी। लेकिन यदि उस सदिश को किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं, स्केलर से गुणा करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं संवेग बराबर होता है एफ इंटू डेल टी। यहाँ पर ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। तो जब किसी सदिश का किसी अदिश से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सदिश ही मिलता है, यानी वेक्टर ही मिलता है। लेकिन वह वेक्टर क्या बल की तरह ही हमारा संवेग है, नहीं, ये संवेग अलग है, बल अलग है, यानी डिफरेंट वेक्टर मिलता है। और डायरेक्शन लेकिन क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है, दिशा हमारा सेम रहता है। हम तीसरी कंडीशन पढ़े कि जब किसी सदिश का सदिशे से गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो 2 कंडीशन इसकी बनती है, एक डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट गुणनफल, एक क्रॉस
प्रोडक्ट यानी एक क्रॉस गुणन तो बराबर वेक्टर एफ इंटू वेक्टर एफ डॉट इसको प्रदर्शित करो, डॉट बोलते हैं। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी ये कब होता है? तो जब दो सदिश का गुणा करने पर एक अदिश मिलता है। कार्य का अदिश राशि एक नहीं दोस्तों, अब बल विस्थापन दोनों सदिश राशि है, दोनों सदिश का गुणा किया तो हमें अदिश मिला। और क्रॉस प्रोडक्ट कब लगाते हैं दोस्तों कि जब दो सदिश का गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल जो मिलता है वो भी सदिश मिलता है, वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कार्य करता है। दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा जरूर आ रहा होगा दोस्तों। हकीकत ज्ञान से आपको बताया जा रहा है। जैसे एक टाउ बड़ा गुण क्या होता है थोड़ा सा विस्तार में बता दें। तो मान लीजिए कि यह कोई अक्ष है और यह कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। इस वस्तु पर यदि हम कोई मान लीजिए इस वस्तु की लंबाई हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई r है, जहाँ हम इसको इस दिशा में बल लगा रहे हैं या दोस्तों इस दिशा में बल लगाएंगे तो धीरे धीरे यह नाचना शुरू कर देगी अपने अक्ष के परितः, क्योंकि यहाँ पर ये बंदी हुई है, अक्ष के परितः नाचना शुरू कर देगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबवत दूरी होती है वो r होती है, और जो हमने बल लगाया है वो ये और ये का मल्टीप्लिकेशन हमारा बल आघूर्ण कहलाता है, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, जो एक सदिश राशि है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में यह गति करेगी। तो हमारा टाउ बराबर होगा वेक्टर एफ इंटू वेक्टर आर, यानी एक वेक्टर ये भी सदिश है, दो सदिशों का गुणा करने पर यदि सदिश मिलता है तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर्गत रखते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? एफ इंटू आर साइन थीटा, यानी साइन के रूप में होता है। ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है और साइन थीटा। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? एफ डी कास्ट थीटा। यह बात समझ में आई दोस्तों? तो लास्ट 2 पॉइंट और है, समझ लेते हैं दोस्तों 2 लाइन और देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर, डॉट प्रोडक्ट का अन्य नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। डॉट होता है दोस्तों, तो इसमें ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। ये याद रखिए तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आएगा और जरूर ही आएगा, आप आराम से कर लीजिएगा। ये कहता है कि समान वाला का मैग्नीट्यूड 1 होता है, समान वाला का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, जे का जे में करेंगे तो 1 आएगा, के का के में, यानी सेम में हमारा 1 आएगा। और जहाँ विपरीत होगा ये दोस्तों माफ करिएगा, ये डॉट है, आई में जे से हम करेंगे डॉट या जे डॉट के बराबर क्या होता है? तो 0। जहाँ अपोजिट होगा तो वहाँ पर 0 होगा, यानी डॉट में डॉट प्रोडक्ट में हमारा क्या होगा कि सेम वाला 1 रिजल्ट देगा, लेकिन अपोजिट वाला हमारा जो डॉट होगा वो हमारा 0 रिजल्ट देगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या याद रखना दोस्तों? क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें हम जानते ही हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि 2 वेक्टर का गुणा करते हैं तो एक क्या आता है? स्केलर आता है। देखिए दोस्तों 2 वेक्टर का गुणा करने पर एक स्केलर अदिश राशि आई ना, इसमें कहीं भी दिशा दिख रहा है? नहीं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या आपको बताए थे कि 2 वेक्टर का गुणा करने पर एक वेक्टर ही प्राप्त हो। देखिए दोस्तों वेक्टर प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? आई जे एक वेक्टर था, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो वेक्टर ही प्राप्त हुआ, जो कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्लॉक वाइज घूमता है, यानी यहाँ पर देखिए आई का अगर मल्टीप्लिकेशन जे में करेंगे तो के मिलेगा, अगर क्लॉक वाइज घूमेगा के का आई में करेंगे तो जे मिलेगा। अगर क्लॉक वाइज ये रोटेट कर रहा है तब तो प्लस में होगा, लेकिन एंटी क्लॉक वाइज अगर गुणा होगा क्रॉस होगा तो वो हमारा माइनस होगा। देखिए आई जे, देखिए आई के बाद जे, तो हमारा क्या बचा? के, तो के होगा। फिर जे और के देखिए क्लॉक में घूम रहा है तो क्या बचा? आई बचा, तो आई हो जाएगा। अब देखिए के आई, देखिए क्लॉक में ही घूम रहा है, के बाद आई के बाद क्या आता है? जे, तो जे आ जाएगा। जब क्लॉक वाइज होगा तो पॉजिटिव में होगा, क्लॉक वाइज हमारा जब होगा तो पॉजिटिव में होगा। एंटी क्लॉक वाइज होगा, एंटी क्लॉक वाइज तो वही हमारा निगेटिव आ जाएगा। एंटी क्लॉक वाइज होगा निगेटिव। जैसे देखिए जे और आई, इसका उल्टा कर दे, जे और आई उल्टा कर दे। यहाँ पे देखिए फिगर देखिए जे और आई उल्टा हो रहा है, जाहिर सी बात है के तो हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो रहा है इसलिए माइनस के हो जाएगा दोस्तों, विपरीत हो रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा अगर यह जानकारी आपके पास रहेगा तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सफल रहेंगे। दोस्तों लास्ट देखते हैं कि एकांक सदिश क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये इस सेशन का लास्ट टॉपिक है दोस्तों। एकांक सदिश का मतलब होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो मैग्नीट्यूड, तो हमेशा याद रखिएगा जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं दोस्तों। अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो तो उसको मैग्नीट्यूड 1 बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर यन है,
या कोई वेक्टर यन है तो इसको हम कैसे एकांक सदिश बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कोई वेक्टर यन है, अगर हम इसको एकांक में बनाएंगे तो इसको कहते हैं यन कैप। एकांक में इसको बना रहे हैं, एकांक सदिश बना रहे हैं। तो एकांक सदिश बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो सदिश है उस सदिश को ज्यों का त्यों लिख दें और उसमें इस सदिश के मैग्नीट्यूड से भाग करते हैं। इस सदिश का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, इसके माड से आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा, हमारा एकांक सदिश ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके सदिश और अदिश में रेडियो ऑपरेटर के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कितना भी क्वेश्चन आएगा, आप सारे क्वेश्चन को हल करने में सक्षम रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। अगर आपको वीडियोज़ नहीं समझ में आया होगा, इसे तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया होगा, तो प्लीज़ इसको रिवाइड करके देख लीजिए। और दोस्तों आज सेशन समझाने में गया है, नेक्स्ट सेशन केवल न्यूमेरिकल वाला लाएंगे ताकि आपके एग्जाम में आते ही सारे न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपसे एक बार हम कहते हैं दोस्तों कि जो भी पढ़िए हकीकत ज्ञान से पढ़िए और संपूर्ण पढ़िए, विश्लेषण के साथ पढ़िए, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। क्योंकि आप आजकल एग्जाम देख ही रहे हैं, दरोगा का भी देखा आपने 80% से ऊपर कटाव जा रहा है दोस्तों। इसलिए आपको हर क्वेश्चन को सही करना है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो किसी भी कंपटीशन का कहीं से भी क्वेश्चन अगर आता है हमारे पढ़ाए हुए में से, आप ज़रूर करिएगा दोस्तों। इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि आपको हमारे पढ़ाए हुए मेथड आपको समझ में आ रही है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी पढ़ाई हुई नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ दोस्तों लाइक करना और कमेंट करना न भूलें। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।